गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञानदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, पिछली क्लास में या पिछला जो हमारा टॉपिक है वो जो चल रहा था वो चल रहा था अलैंगिक जनन। कौन सा चल रहा था? अलैंगिक जनन। और इसमें हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन की विधियां कि अलैंगिक जनन जो होता है वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा संपन्न होता है, उसके बारे में हम देख रहे थे। अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की विधियों में हम देख रहे थे यहाँ पर कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो उसमें हमारी जो नेक्स्ट क्लास, जो पहले जो क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर हमने अलैंगिक जनन की दो विधियां देखी थी। पहली अलैंगिक जनन की जो विधि देखी थी वो देखी थी द्विवी विखंडन। द्विवी विखंडन विधि, ये देखा था हमने कि द्विवी विखंडन विधि। और इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया था, क्योंकि एग्जाम्पल से बातें क्लियर होती हैं, और वो हमने लिया था अमीबा। कौन सा एग्जाम्पल लिया था? अमीबा। दूसरा जो हमने दूसरी जो इसमें विधि पढ़ी थी अलैंगिक जनन की, वो पढ़ी थी मुकुलन। मुकुलन विधि। और मुकुलन विधि का जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो लिया था यहाँ पर हाइड्रा। और इसी विधि का एक एग्जाम्पल और है ईस्ट। कौन सा एग्जाम्पल है? ईस्ट। ईस्ट के अंदर भी इस मुकुलन विधि के द्वारा क्या होता है? जनन की क्रिया संपादित होती है। अगर इसको भी हम देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे ये एक ईस्ट है, ये इसका केंद्रक है, ये एक ईस्ट है। अब इस ईस्ट में क्या होता है कि बाहर की ओर इसकी कोशिका, ये कोशिका ये भी, तो इसके बाहर की ओर इसकी क्या होती है? एक अतिवृद्धि होती है। इसी कोशिका के बाहर की ओर एक छोटी सी क्या हो जाती है? अतिवृद्धि हो जाती है। अतिवृद्धि का मतलब बाहर की ओर एक संरचना बन जाती है इसी से, ऐसे। और क्या होता है, इसका जो केंद्रक होता है वो वैसे डबलाकार सा हो जाता है, और आधा जो होता है वो इस बाहर बनी हुई अतिवृद्धि के अंदर चला जाता है। ये जो संरचना बनी है वो क्या कहलाती है? मुकुल। क्या कहलाती है? मुकुल। ठीक है। अब इसका जो केंद्रक है वो दो भागों में टूट जाएगा, और टूट करके एक भाग तो बाहर की ओर जो ये बनी हुई है अतिवृद्धि उसके अंदर चला जाएगा। अतिवृद्धि थोड़ी आकार में भी बड़ी हो जाएगी, और एक भाग तो टूट करके इस अतिवृद्धि में चला जाएगा, और एक पार्ट जो है वो इसी पहले वाली कोशिका के अंदर रह जाएगा। और अंत में ये जो अतिवृद्धि है वो इससे टूट करके क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इस प्रकार से ये तो अलग रह जाएगा, और इससे जो अतिवृद्धि है वो टूट करके क्या होगी? अलग होगी, और एक नए ईस्ट का इसने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। इसमें जो ये ईस्ट है तो ये तो हो जाएगा पेत्रक या जनक। पेत्रक कह दो या फिर क्या कह दो? जनक ईस्ट। और ये जो बनी है ये क्या हो जाएगी? संतति, या फिर कहते हैं पुत्री ईस्ट। इस प्रकार से हाइड्रा में आपने पढ़ा, देखा, और वैसे ही ईस्ट में भी एक मुकुल बनता है, और वो मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और बड़ा होकर के अंत में वो अपने जनक से या अपने पेत्रक से अलग हो जाता है, और अलग होकर के नए हाइड्रा या ईस्ट का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो ये दो विधियां हमने यहाँ पर अलैंगिक जनन की देखी। इसके बाद में अब हम आगे तीसरी विधि देखते हैं। आज अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है वो है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया।
द्वारा, किसके द्वारा? कोनिडिया द्वारा एक विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोनिडिया। और वो संरचनाएं अपने पैतृक से अलग होकर के नए जीव का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ये जो पेनिसिलियम है, इस पेनिसिलियम के अंदर कौन सी विधि के द्वारा? कोनिडिया विधि के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे ये पैतृक पौधा है, ये पैतृक जीव है, ये पैतृक जीव है पेनिसिलियम, इस पे ऐसे कोशिकाएं लगी होती है, इसकी इस प्रकार से कोशिकाएं होती हैं, ये इन सब का केंद्र रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ऐसे ये और आगे कोशिकाएं एक के ऊपर एक जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ये है। और इसके ऊपर क्या होता है? धीरे धीरे इनमें से कोशिकाएं जो होती हैं धीरे धीरे इस प्रकार से शीर्ष वाले जो कोशिकाएं होती हैं उनसे कोशिकाएं टूट टूट करके इस प्रकार की संरचनाओं का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से ये संरचनाएं बन जाती हैं। इस प्रकार से बन जाती है। ये जो संरचनाएं बनी हैं, इन्हीं संरचनाओं को क्या नाम दिया जाता है? कोनिडिया नाम दिया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बनती हैं। इस प्रकार से ये जो संरचनाएं बनी हैं, इनके शीर्ष की जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड करती हैं, समसूत्री विभाजन, इसमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये जो ऊपर शीर्ष भाग में जो कोशिकाएं बनी हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया नाम दिया जाता है। अब ये क्या होंगी? ये कोनिडिया यहाँ से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे और अलग होकर के एक नए जीव का क्या कर लेंगे? निर्माण करे लेंगे, यानी नया पेनिसिलियम का क्या कर लेंगे? निर्माण करे लेंगे। इनसे ये जो बनी है संरचना जिसे हम क्या करें? कोनिडिया, ये इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से बनी है और ये लगातार विभाजन कर रही है इस कोशिकाएं और लगातार ये कोनिडिया क्या होते जाते हैं? बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। और ये जो कोनिडिया बने फिर ये कोनिडिया इनसे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे और अलग होकर के नए पेनिसिलियम पादप का सॉरी पेनिसिलियम का क्या कर लेंगे? निर्माण करे लेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से कोनिडिया के द्वारा किसमें? पेनिसिलियम में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोनिडिया के द्वारा। अगली जो विधि है, एक विधि और है इसमें और वो है बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो कुछ जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या बनता है? कुछ विशेष प्रकार के क्या बन जाते हैं? बीजाणु बने जाते हैं। जैसे कोई जीव है, उस जीव के अंदर क्या होगा? जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, इस क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं। जैसे ये क्लेमाइडोमोनास है, इस क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा कि जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जैसे इसके लिए जल आवश्यक होता है तो जल ना मिले, तो जल अगर नहीं मिल रहा है तो वो इसके लिए कौन सी परिस्थिति हो गई? एक विपरीत परिस्थिति हो गई। तो ऐसे जब इसके सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो इसके अंदर, जैसे मैं यूं कहूं कि जैसे ये हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है,
इस प्रकार से ये इसका केंद्रक है। तो क्या होगा, जैसे इसके सामने विपरीत परिस्थितियां आ गई तो ये इसका क्या है, केंद्रक है, और ये इसका कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये इसका क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, अब देखो ये इसका कोशिका द्रव्य हो गया और ये केंद्रक हो गया। अब जब इसके सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थिति आती हैं विपरीत, अलग ऐसी परिस्थिति आ गई जैसे जल आवश्यक होता है, जल नहीं मिल रहा है, इसको जल नहीं है, तो वो इसके लिए एक विपरीत परिस्थिति होगी। तो उस समय क्या होगा कि इसका केंद्रक जो है वो डिवाइड करेगा, केंद्र का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, केंद्रक विभाजन करेगा और बहुत सारे केंद्रकों का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये बहुत सारे केंद्रक बन गए, ये लो बहुत सारे केंद्रकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, केंद्रक विभाजन कर रहे हैं और बहुत सारे क्या बना लिए, केंद्रक बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गए केंद्रक। अब क्या होगा, इसका जो ये कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य इन केंद्रकों के चारों ओर आकर के क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर ये जो इसका कोशिका द्रव्य है वो आकर के एकत्रित हो जाता है। तो ये कोशिका द्रव्य इनके चारों ओर आकर के एकत्रित हो गया। ठीक है, ये बहुत सारा जो है केंद्र कोशिका द्रव्य है जो इनके चारों ओर एकत्रित हो गया। एकत्रित हो जाने के बाद में क्या होगा, इसके चारों ओर एक भित्ति बन जाएगी, चारों ओर क्या बन जाएगी, भित्ति बने जाएगी। और वो जो भित्ति बनी है वो इनकी विपरीत परिस्थितियों से क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी। जो विपरीत परिस्थिति हैं उन विपरीत परिस्थितियों से इनकी क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। अब जो ये संरचनाएं बनी हैं इन्हीं संरचनाओं को क्या नाम दिया जाता है, बीजाणु। क्या नाम दिया जाता है, बीजाणु। अब बन गया, इतना हो गया। अब जैसे ही इनके क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। कौन सी परिस्थितियां आएंगी, अनुकूल। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति इनके सामने आएगी तो उस समय बाहर की ये जो भित्ति है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और फटने के बाद में ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकले जाएंगे। और बाहर निकल करके ये नए क्लेमाइडोमोनास का क्या कर लेंगे, निर्माण करे लेंगे। ठीक है, तो इनसे क्या हो जाएंगे, नए क्लेमाइडोमोनास। मतलब एक था, एक से बहुत सारे नए क्या बन जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास बने जाएंगे। अब ये जो बीजाणु होते हैं तो याद रखिएगा बीजाणु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चल बीजाणु और दूसरा होता है अचल बीजाणु। नाम से पता चल रहा है, चल, चल का मतलब होगा गतिशील, गतिशील बीजाणु। मतलब ये क्या करेगा, गति करेगा। तो गति करता है तो इसे कह देते हैं चल बीजाणु। और जो गति नहीं करता है, एक जगह पर स्थिर पड़ा रहता है, उसे क्या कह देते हैं, अचल बीजाणु। तो बीजाणु भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और ये बनते कब हैं, ये बनते उस समय हैं जब जीव के लिए कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में उस जीव की सुरक्षा करने के लिए, उसके अंदर या उस जीव को बचाए रखने के लिए उसमें किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसके द्वारा हो जाएगा, बीजाणु के द्वारा। तो अलैंगिक जनन की हमने यहाँ पर कुछ विधियां देखी कि अलैंगिक जनन जो होता है वो कौन कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है। तो हमने यहाँ पर पिछली क्लास में देखा था, हमने द्वितीय विखंडन विधि द्वारा, जैसे अमीबा, फिर मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा और ईस्ट, फिर ऐसे ही कोनिलिया द्वारा पेनिसिलियम में, और बीजाणु द्वारा क्लेमाइडोमोनास में। तो ये कुछ आपके अलैंगिक जनन की विधियां दे रखी थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर क्या की है, चर्चा की है। समझ में आया होगा।
इसके बाद में एक अलैंगिक जनन की विधि, मैंने जब टॉपिक शुरू किया था, जनन में स्टार्ट किया था, तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का जनन और होता है जिसे हम कहते हैं कायिक जनन या कायिक परिवर्तन, और कुछ लोग वैज्ञानिक तो उसको अलग प्रकार का जनन कहते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं उसे एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही मानते हैं। तो इसमें जो हम अगला पॉइंट हमारा रहेगा वो पॉइंट कौन सा रहेगा? कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन, या जिसका दूसरा नाम हमें यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है, कायिक जनन। तो ये हमारा 5वें प्रकार की विधि हो जाएगी, क्योंकि हम इसको किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमारा अलग से रहेगा, तो इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।